हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ओडिशा के रत्नागिरी वाले क्षेत्र में कुछ भग्न अवशेषों के बारे में पता लगाया है। भग्न अवशेष का मतलब होता है कि कुछ टूटे हुए टुकड़े, खंडित अवशेष, और इन्हीं के माध्यम से कुछ जानकारियां हमें मिलती हैं इतिहास के संदर्भ में। अब सवाल उठता है कि सर ये भग्न अवशेष किस चीज़ के मिले हैं? क्या कोई भवन का टुकड़ा मिला है, कोई भवन के अवशेष मिले हैं? तो नहीं, ये जो अवशेष हैं दोस्तों, ये महात्मा बुद्ध की मूर्तियों के अवशेष हैं। और इन अवशेषों में जहां एक तरफ उनके 3 सिर के टुकड़े मिले हैं और वहीं दूसरी तरफ एक बड़े आकार की हथेली का टुकड़ा भी मिला है, यानी कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई होंगी और उन्हीं मूर्तियों में से 3 जो अवशेष हैं वो उनके सिर से जुड़े हुए हैं और एक जो अवशेष है वो उनकी हथेली का यहाँ पर बताया जा रहा है। आज की इस चर्चा में हम लोग इसी के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। सामने मैंने पैनल पर इसी महत्वपूर्ण खबर को मेंशन किया हुआ है और इससे संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इसको हम लोग डिटेल में जानने समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से अपनी सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित जीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करें, तो दोस्तों आपका स्वागत है इस खास बैच में। 19 फरवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके माध्यम से आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस कोर्स में जो आप एडमिशन ले सकते हैं इसकी शुरुआत हो रही है 8,999 रुपए की फीस है। इस फी के माध्यम से आप इस कोर्स के जो रिकॉर्डेड कक्षाएं हैं वो आप देख सकते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य भी बैचेज हैं, कुछ अन्य भी जो फैसिलिटीज हैं वो अलग अलग रूप में आपको मिल सकती हैं, जैसे कि गोल्ड बैच और प्लैटिनम बैच के माध्यम से भी आप इस विशेष प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस के इस विशेष बैच से जुड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको विस्तार से जो जानकारी है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसको क्लिक करेंगे तो फिर इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो दिलीप लाइव कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल करिएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। जिस तरीके से, जिस भी हिसाब से आपकी इच्छा है कि हम किस हिसाब से तैयारी करें, तो फिर आप उसको फॉलो कर सकते हैं और देन आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के रत्नागिरी के संदर्भ में, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 सिर के टुकड़े मिले हैं और इसके अलावा एक विशाल हथेली के बारे में पता चला है। एक प्राचीन दीवार के भी अवशेष मिले हैं और कुछ शिलालेखों की भी खोज की गई है। यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं कि महात्मा बुद्ध के मूर्ति से संबंधित जो यह एक सिर का टुकड़ा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है और इसी तरीके से 2 अन्य भी टुकड़ों के बारे में जानकारी मिली है। और ये जो हथेली है इसके बारे में माना जा रहा है कि ये लगभग 4 से 5 फीट की यह हथेली है, यानी कि जो स्टैचू बनाया गया होगा महात्मा बुद्ध का वो अपने आप में बहुत विशाल रहा होगा। नहीं, क्योंकि भाई 5 फीट की यदि हम हथेली कह रहे हैं तो समझिए स्टैचू कितना विशाल रहा होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसके द्वारा कहा जा रहा है कि लगभग 60 साल के बाद हम इस पार्टिकुलर रीजन की फिर से खुदाई करना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके के बौद्ध अस्तित्व के बारे में जानकारियां मिलती रही हैं। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस स्थल के सिरामिक संयोजन को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा और साथ ही जो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से इस पार्टिकुलर रीजन का कनेक्शन रहा होगा प्राचीन काल में या फिर उसके इर्द गिर्द की अवस्था में, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं सिरामिक संयोजन की, इसका मतलब क्या होता है? सिरामिक का मतलब होता है चीनी मिट्टी, यानी कि चीनी मिट्टी से निर्मित महत्वपूर्ण जो बर्तन हैं या फिर जो अन्य अवशेष हैं उनके बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है और इसके माध्यम से उस समय के इतिहास को भी समझने में आसानी होती है। यदि हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानने समझने की कोशिश करें तो इस चित्र से भी आप इसके बारे में आकलन कर सकते हैं। सिरेमिक संयोजन या फिर जो असेंबलीज कहलाता है वह एक पुरातात्विक स्थल के तौर पर पाए गए जो मिट्टी के बर्तन हैं और जो भी ऐसी चीनी मिट्टी से बनी कलाकृतियां हैं उसी को इंडिकेट करता है। यानी कि एक ऐसी साइट, एक ऐसा पुरातात्विक स्थल जहां पर चीनी मिट्टी से बने
प्राचीन काल के बर्तन रहे हैं या फिर उनसे संबंधित जो अन्य कलाकृतियां रही हैं, छोटी मोटी जो भी कलाकृतियां रही हैं, उनका जो भंडार है, उनका जो पूरा का पूरा एक समूह है, उस पार्टिकुलर रीजन में हमें दिख सकता है। और इसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पर इसके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। जब हम इससे संबंधित जो एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है कि भाई सिरेमिक कंपोजिशन यानी कि सिरेमिक संयोजन के माध्यम से हमें किस बारे में आइडिया मिल सकता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसके जरिए उस दौरान जो मानवीय गतिविधियां होती थी उनके बारे में पता चलता है। जाहिर सी बात है, उस समय के लोग किस वस्तु का, किस धातु का, है ना, किस पदार्थ का इस्तेमाल करते होंगे, किस प्रकार की मिट्टी के बर्तन बनाते होंगे, उन बर्तनों का क्या इस्तेमाल होता होगा, क्या उन बर्तनों का आयात बाहर के देश भी करते थे या नहीं करते थे, इसके बारे में भी पता चलता है। और साथ ही जो उस समय की सांस्कृतिक गतिविधियां रही हैं उसके बारे में भी इसके जरिए हमें जानकारी मिलती है। और साथ ही आर्थिक आदान प्रदान और तकनीकी प्रगति के बारे में भी हमें इसके जरिए पता चलता है। तो ये सभी जो पक्ष हैं दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं रत्नागिरी के संदर्भ में कि आखिर जो रत्नागिरी जिसकी बात हम लोग लगातार कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है और इसका महत्व क्या है, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस रत्नागिरी को हम लोग यहाँ पर लगातार देख रहे हैं, इसका मतलब है रत्नों की पहाड़ी। रत्नागिरी, रत्न और गिरी, गिरी का मतलब पहाड़ी, रत्न मतलब जो जेवल्स होते हैं, जो बहुत ही बहुमूल्य पत्थर माने जाते हैं, इसकी उपस्थिति ओडिशा के जौनपुर जिले से संबंधित मानी जाती है। यहाँ पर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये पुरातात्विक स्थल है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणी और उसकी सहायक नदी है बिरूपा, उसके मध्य स्थित है। और ये अपने आप में बौद्ध विरासत स्थलों में बहुत ही प्रसिद्ध स्थल के तौर पर जानी जाती है। और उड़ीसा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका जो महत्व है और ज़्यादा हो जाता है। ये जो आप पार्टिकुलर रीजन देख रहे हैं, यही रत्नागिरी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि रत्नागिरी स्थल, तो इसके महत्व के बारे में यदि हम बात करें तो रत्नागिरी स्थल बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय के प्रारंभिक केंद्रों में से एक माना जाता है। इसके अलावा ओडिशा में बौद्ध विरासत स्थल से संबंधित डायमंड ट्रायंगल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा के तौर पर भी रत्नागिरी को जाना जाता है। अब डायमंड ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ भाई, इसमें 3 महत्वपूर्ण जो लोकेशन है उसको ध्यान रखना है, रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी। और इसी के कंटेक्स्ट में इस डायमंड ट्रायंगल की बात यहाँ पर की जाती है। ये जो आप पार्टिकुलर लोकेशन देख रहे हैं, ये इसी से जुड़ा हुआ है। ये तीनों ही विरासत स्थल ओडिशा के जौनपुर से जुड़े हुए हैं और ये तीनों ही एक दूसरे के करीब भी माने जाते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और बात करें तो रत्नागिरी मठ भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल के तौर पर जाना जाता है। सामने मैंने चित्र के माध्यम से मेंशन किया हुआ है कि जो ये बौद्ध मठ है, ये किस आकार का है ना। आपको लग रहा है ना कि ये अजीबो गरीब टाइप का इसकी आकृति यहाँ पर दिख रही है। दरअसल इसकी जो छत है वह थोड़ी घुमावदार है। कहा जाता है कि इस मठ में लगभग 500 या उससे भी ज़्यादा बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे। और मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर बौद्ध धर्म के तंत्रयान का यानी कि वज्रयान का बहुत बड़े लेवल पर पालन किया जाता था, इसको फॉलो किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1905 में इस ऐतिहासिक स्थल को सूचीबद्ध किया गया था। पहली बार खुदाई के बारे में जो जानकारी मिलती है वो 1958 से 1961 के बीच में जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातत्ववेत्ता हैं देबाला मित्रा, उनके द्वारा ये खोज की गई थी। और ये महत्वपूर्ण पुरातत्ववेत्ता इसलिए हैं क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक भी थी। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है देबाला मित्रा जी के संदर्भ में। और उत्खनन से 2 मठ, बड़ी संख्या में मन्नत स्मारक, स्तूप वाले एक विशाल परिसर के बारे में पता चला था एट दैट टाइम, जब 1958 और 1961 के बीच में खुदाई हुई थी। देन उस समय इसके बारे में जानकारियां मिली थी। 1961 के बाद इस स्तर पर और अधिक खुदाई नहीं की गई। अब 60 साल के बाद जाकर के ये नई उपलब्धि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संदर्भ में हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना ध्यान ओडिशा के अन्य बौद्ध स्थलों की ओर भी अब लगाया है और इसके माध्यम से हमें और भी नई जानकारियां इस बारे में मिल रही हैं। अब डायमंड ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बातचीत करें तो ध्यान रखिएगा कि डायमंड ट्रायंगल नाम उनके महत्वपूर्ण बौद्ध विरासत और पुरातात्विक स्थलों के कारण दिया गया है ना। एक सवाल उठ सकता है ना कि सर डायमंड ट्रायंगल क्यों कहा जाता है, तो इसे
चूंकि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध विरासत को संजोए हुए है और बहुत ही महत्वपूर्ण जो बौद्ध पुरा स्थल हैं वो वहाँ पर हमें दिखता है। मौर्योत्तर काल और उसके आसपास के समय में जो बौद्ध कला और वास्तुकला का विकास हुआ है वो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जो चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था उसने एक पुष्पगिरी विहार के बारे में जानकारी दी है और यह जो पुष्पगिरी विहार है वह इसी डायमंड ट्रायंगल के आसपास के लोकेशन में भी स्थित था। समझिएगा, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब हम डायमंड ट्रायंगल के स्तर पर और चीज़ों को देखें तो कहा जाता है कि इन स्थलों पर जो खुदाई की गई है उन खुदाइयों से जानकारी मिलती है कि लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास का जो भारत है उसके बारे में हमें इसके माध्यम से पता चलता है। जो गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य है उसके शासन के दौरान की कुछ ऐसी संरचनाओं के बारे में भी यहाँ पर जानकारियाँ मिलती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर इन स्थलों पर बौद्ध धर्म को सबसे अधिक संरक्षण देने वाली जो स्थिति है वो हमें लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के समय में दिखती है, जबकि उसमें भौमकारा राजवंश का शासन वहाँ पर हो रहा था। भौमकारा राजवंश के समय में बौद्ध धर्म को बहुत बड़े पैमाने पर संरक्षण दिया जाता है और माना जाता है कि 13वीं सदी में इन स्थलों का पतन धीरे धीरे होना शुरू हो गया था। तो ये जो एक वस्तु स्थिति है इस पार्टिकुलर लोकेशन को लेकर के ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा उड़ीसा में बौद्ध धर्म का जो इतिहास रहा है, कहने की जरूरत नहीं कि अशोक ने इसी कलिंग वाले क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित किया था और बाद में उसने कलिंग विजय को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से बहुत बड़े लेवल पर नरसंहार किया गया, उसके बाद जाकर के अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। उसने धम्म को महत्व दिया, धम्म का प्रचार प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर किया गया और ये कलिंग वाला ही वो हिस्सा है जहां पर धौली और जौगर में अशोक के वृहद शिलालेखों की उपस्थिति के बारे में पता चलता है। यह कलिंग वाला ही वो स्थान है जिसके माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ लंबे समय तक संपर्क भी स्थापित किया गया, है ना। तो ये सारी जो वस्तु स्थितियां हैं दोस्तों उड़ीसा से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर इसी के बारे में इंडिकेट किया गया है। रत्नागिरी जैसे स्थलों से बौद्ध धर्म बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में फैल जाता है और बाद में यह जो यात्रा है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों तक भी आगे प्रोसीड कर जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा जो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में जावा, बाली, सुमात्रा वाला इलाका था, जो सिलोन है, जिस सिलोन को आप लोग किस नाम से जानते हैं, श्रीलंका। आज का जो श्रीलंका है ये पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर भी जो कलिंग की सांस्कृतिक प्रथाएं हैं इनका प्रचार प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। और दोस्तों आपको शायद पता हो कि खुद सम्राट अशोक ने अपने 2 बच्चों संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा भी था। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा बाली की यात्रा नाम से एक आयोजन किया जाता है। कटक में लगभग 7 दिनों का ये आयोजन होता है और यहाँ पर कलिंग और बाली के बीच 2000 साल पुराने समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों से जुड़ाव को यह दर्शाता है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई बाली की यह यात्रा जो एक बौद्ध धर्म के माध्यम से सांस्कृतिक जुड़ाव हो रहा है दोनों स्तरों पर, जहां एक तरफ से भारत के माध्यम से वहीं दूसरी स्तर पर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के माध्यम से, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा उड़ीसा में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो लोकप्रिय बौद्ध स्थल हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये तस्वीर आपको यदि पता हो, यदि आप में से कुछ बच्चे पीटीआई बैच से जुड़े हुए हैं तो इस तस्वीर के बारे में मैं हमेशा बताता हूं। हमेशा प्राचीन भारत के लेक्चर में इस तस्वीर का मैं जिक्र करता हूं क्योंकि ये तस्वीर अपने आप में बहुत ही यूनिक है। ये जो तस्वीर है दोस्तों उड़ीसा के धौली में स्थित एक पत्थर को काट करके और एक हाथी की मूर्ति के तौर पर इसे बनाया गया था और ये जो मूर्ति है ये मौर्य कला का एक शानदार उदाहरण पेश करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर के पास में जो धौली है, कोणार्क सूर्य मंदिर के पास में कुरुमा एक स्थान है, जौनपुर जिले में लांगुडी और कायमा
और पुरी जिले में तारापुर, ये सभी जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल के तौर पर जाने जाते हैं। इसके अलावा गंजाम के धौली और जौगढ़ में अशोक के प्रसिद्ध शिलालेख हमें मिले हैं, इसके बारे में तो मैंने आपको जानकारी दी ही है। और जो धौली में हाथी की यह मूर्ति मिली है, पाषाण निर्मित यह मूर्ति मिली है, इसके बारे में तो मैंने आपको जानकारी दी ही। तो ये सारी जो बातें हैं दोस्तों, इस बताते हैं कि किस तरीके से ओडिशा का जो रीजन है, जो रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी वाला जो रीजन है, ये अपने आप में जो डायमंड ट्रायंगल को ये दर्शाता है, ये डायमंड ट्रायंगल निश्चित तौर पर आज भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस पार्टिकुलर रीजन में जिस तरीके से हाल में पुरातात्विक खुदाई के दौरान महात्मा बुद्ध के मूर्तियों के कुछ अवशेष मिले हैं, ये दर्शाते हैं कि जहां एक तरफ यह पार्टिकुलर रीजन किससे जुड़ा हुआ था, बौद्ध धर्म को महत्व देने से जुड़ा हुआ था, वहीं इसका संपर्क दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से भी कहीं ना कहीं था, बड़े लेवल पर था। इससे किसी को भी कोई इनकार नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा में हम लोगों ने इन सभी बिंदुओं को एक एक करके देखा है और निश्चित तौर पे इसके माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा में यदि कल को आपसे कोई सवाल पूछा जाता है कि भाई डायमंड ट्रायंगल क्या है, डायमंड ट्रायंगल कहाँ पर है, रत्नागिरी में किस अवशेष के बारे में जानकारी मिली है, या फिर ओडिशा के पार्टिकुलर रीजन में और कौन कौन से महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थल हैं वो मिलते हैं, क्या इसका महत्व, इस तरीके से आपको ये टॉपिक बहुत ही अधिक लाभकारी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग इस टॉपिक को आज यहीं पर विराम देते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना जो मैंने आपको पहले भी बताई है, इसके बारे में मैं फिर से आपको बता देता हूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों 19 फरवरी से एक बहुत ही खास बैच की शुरुआत की जा रही है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, इसके माध्यम से आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस बैच के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मेंशन किया हुआ है, उस लिंक को जब आप क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारियाँ मिल जाएंगी। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।